थोड़ी देर में फिर शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बीच हुई थी स्थगित। आज सदन में पेश होंगे दो अहम बिल। चंदा चोरी पर सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा गोली चलाने वाले अयोध्या की चिंता कर रहे हैं। तीन राज्यों की 3 सीटों पर मतगणना जारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के गढ़ बांकीपुर से सुलझाने में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार। यौन शोषण मामले में बरी हुए ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट ने बरी किया और बाहर आते ही कॉन्फिडेंट नजर आए। देश भर में आज बारिश का हाई अलर्ट। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। देखिए, चुनाव क्या न कराए, सियासत में वक्त के साथ मुद्दे और सुर दोनों बदलते दिखाई देते हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी घमासान राम सनातन और चुनावी रणनीति को लेकर छिड़ा हुआ है। जिस समाजवादी पार्टी पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि उसने राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों का विरोध किया, आज वही समाजवादी पार्टी भगवान राम और हनुमान के नाम पर अपनी आस्था दिखा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में भगवान राम और हनुमान का स्वरूप धरे कलाकारों को बुलाया, उनका सम्मान किया और 51 हजार रुपए राशि दी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर की दान पेटी में दान न देने की अपील करके एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस कदम को चुनावी मजबूरी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे, आज वही लोग अयोध्या और राम की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। विपक्ष ने सदन में चंदा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी एक तरफ सदन के अंदर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, तो दूसरी तरफ बाहर राम और सनातन को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले अखिलेश यादव को राम प्रेम बदली हुई राजनीति रणनीति है? क्या सनातन अब यूपी की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, या फिर विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार राम के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत में आस्था, आरोप और जवाबी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी है? 2027 के चुनाव है और साफ तौर पर देख सकती है समाजवादी पार्टी की जो मेजॉरिटी है उसका झुकाव किस तरफ है। उस झुकाव को अपनी तरफ करने का प्रयास है, या वाकई में अखिलेश यादव के हृदय में, या कह सकते हैं अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या राम के बहाने अपनी सियासत साध रहे हैं? और उधर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, निशाना साधते हुए कहते हैं कि भाई वही लोग हैं, इन्हें मत भूलिएगा, जिन्होंने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं।
दिनेश तिवारी, यश भारतीय, संदीप मिश्रा इनसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। यहाँ के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने। तो क्या राम बहाना है अपनी सियासत को चमकाना है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासत को चमकाया गया हो। राम सबके हैं, लेकिन अब राम किसका साथ देते हैं 2027 में, ये देखना होगा। अब सवाल तो बहुत सारे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके लोगों ने किस तरीके से सनातन का विरोध किया और उस पर अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। अब भाजपा जिस तरीके से राजनीति करती है उसको काटने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि 2027 के चुनाव है और लाजमी भी है। विपक्ष का काम है चुनाव लड़ना, विपक्ष का काम है राजनीति करना, और चाहे वो किसी भी तरीके से हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अलग चर्चा का विषय बनी रही है, अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और अब यहां पर भी पार्टियां पूरी कोशिश में हैं अपने वोट बैंक को साधने के लिए, और जो वोट बैंक नहीं है उसे भी साधने के लिए, उसको अपने पाले में खींचने के लिए। देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं उनको पिछले लोकसभा चुनावों में मिला। अब उनका कहना है कि पीडीए की बात तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन पीडीए में अब पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है, पी का मतलब पंडित भी है। अब उस मेजॉरिटी को, उस ग्रुप को भी टारगेट किया जा रहा है, उस ग्रुप का भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसे हमेशा से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भूलती चली आई है या कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब अखिलेश यादव इस पैटर्न को समझ चुके हैं और इस बड़े बदलाव को समझ चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पानी है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होना है, तो इस तरीके से मंदिरों से दरकिनार नहीं चलेगा, हिंदुत्व से किनारा नहीं जमेगा। तो अब बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कार्यालय के बाहर कि समाजवादी पार्टी, सनातन ही समाजवादी पार्टी है। चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसद में भगवा विवाद, विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी मामला है, जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और प्रदेश की मौजूदा राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने खुलकर अपनी बात रखी। भारत अपडेट के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कई मुद्दों पर भाजपा का पक्ष विस्तार से रखा। आज उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र का पहला दिन था और हमारे साथ फायर ब्रांड नेता विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, भले ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हों, लेकिन देश की सभी विधानसभाओं में जाने जाते हैं। देवरिया के रहने वाले हैं, तो विधायक जी का बिहार में भी जय जयकार होता है। और बिहार से ही जुड़ा एक सवाल है, सनातन धर्म का कैसे मजाक उड़ाया पप्पू यादव ने, कैसा नंगा नाच किया सदन के अंदर, क्या माना जाए, क्या है विपक्ष की ये साजिश? देखिए आशुतोष जी, अयोध्या में जो घटना हुई उससे हर कोई दुखी है, हर कोई क्षुब्ध है। एक विधायक होने के नाते नहीं, एक सामान्य हिंदू होने के नाते हम भी चाहते हैं कि अयोध्या की जो घटना हुई उसमें कठोरतम कार्रवाई हो। कठोर नहीं, कठोरतम। अगर संविधान इजाज़त दे तो ऐसा करने वालों को फांसी पर लटका दो, लेकिन एक घटना का बहाना लेके आप संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित करेंगे, संपूर्ण सनातनी समाज का माखौल उड़ाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। 40 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर, जिस व्यक्ति ने भगवा पहना था उसके विरुद्ध 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहा है। मुकदमे भी कैसे हैं? रंगदारी मांगने के, गुंडा टैक्स मांगने के,
फ्रॉड करने के, देख के भी लगता है फ्रॉड करने जैसे मुकदमे हैं, और उसको राहुल गांधी ने भगवा चोला पहनाया और अपने जूते चटवाए। ये स्वीकार करेंगे हम लोग कि वो हिस्ट्री चीटर 40 मुकदमों का भगवा पहन के और जूते चाट रहा है, सबके पैर छू रहा है, भगवान राम की तस्वीर भगवान राम की तस्वीर को हाथ में लेकर, ये स्वीकार करेंगे हम लोग, तो देश इसका जवाब देगा। और अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को लगता है कि बहुत सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, कि आप जाके जो पहलगाम में घटना हुई थी ना, जिसमें आके कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को पूछ के मारा था, उसकी भी नुमाइश करो पार्लियामेंट के बाहर। गोल टोपी पहन लो, हरे तंबू डाल लो अपने ऊपर, और उसके बाद हिंदुओं को कैसे पूछ के मारा गया उसकी भी नुमाइश करो, तब मानेंगे कि हाँ तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो। नहीं तो तुम्हें कहाँ से फंड आ रहा है, इटली से लेके और कहाँ से तुम्हें फंड आ रहा है, ये पूरा देश जानता ये है। तो पूरा प्री प्लान था सर। आपने देखा कि सपा, कांग्रेस, सारी पार्टियों के जो सांसद थे वो ऐसे झुंड बनाए के खड़े थे, जैसे लग रहा था उनको कि नहीं आज ही चंदा चोरी का खुलासा हो जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। आप देखिए, जब ये पूरी तस्वीरें टीवी पर चल रही थी, देश के करोड़ों हिंदू अपने आप को इतना अपमानित, इतना अंदर से क्षुब्ध महसूस कर रहे थे कि पूछिए मत। और जो वहां पे हंस रहे थे, उनका सनातन के प्रति भाव क्या है वो स्पष्ट हो गया। यानी सनातन वस्त्र पहने हुए, हमारा जो पूज्य वस्त्र है उसको पहन के राहुल गांधी के चरणों में लिटा रहे हो, और उसके बाद वो छिछोरों की तरह हंस रहे हैं। उनकी सनातन के बारे में धारणा क्या होगी आप समझ लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, साफ हो गए, राजनीतिक तौर पे खत्म हो गए। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, ये लोग थे ना, बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर स्वामी प्रसाद को बना के श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते थे, राजनीति समाप्त हो गई। राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, राजनीति खत्म हो गई। भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राहुल गांधी आज तक पप्पू के पप्पू रह गए। इसका दंड मिलेगा, इसका। अभी तो वो पप्पू का साथ दे रहे थे। हाँ देंगे, वहाँ 2 पप्पू थे, एक पप्पू हिस्ट्री चीटर वाला पप्पू था और एक पप्पू जो है फेल्योर वाला पप्पू था। आज तक अखिलेश जी अयोध्या नहीं गए, समझ देख लीजिए, वही तो कह रहे कि अयोध्या गए नहीं, और श्री राम जन्मभूमि की तरफ से जो कार्ड आया, जो बहुत अनुनय विनय के साथ कार्ड था, उस कार्ड को अपमानित करके वापस लौटा दिया, गए नहीं। ये लोग जिन लोगों ने, इन्होंने जो सनातन का मजाक उड़ाया है, उसका जवाब मिलेगा, और निश्चित तौर पे देश की जनता उसको जवाब देगी। अखिलेश जी कहते हैं हम दिखाते नहीं। मैंने इटावा में इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया है, बिल्कुल उत्तराखंड की तर्ज पर। इसके अलावा आप देखेंगे एक खबर बड़ा आज चर्चा में है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया। लोग दबी जुबान ये कह रहे हैं कि साहब अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ कुछ बोला था, या शासन सत्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ, और फट से उनको क्लीन चिट कर दिया गया। कौन बाहर क्या बोलता है उससे हमारे देश की अदालतें नहीं चलती हैं। देश की अदालतें मेरिट पर चलती हैं, और देश की अदालत ने उनको अगर बरी किया है, और हम अगर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, जो लोग संविधान को सर पे रखकर घूमने की बात करते हैं, उनको अदालत के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई असहमति अगर आपकी है, ऊपर की अदालत में चले जाइए। लेकिन आज अदालत ने एक लंबे ट्रायल के बाद, एक लंबे परीक्षण के बाद, एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अगर उनको बरी किया है, तो निर्णय पे सवाल नहीं उठा सकते, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीडीए को लेकर, अखिलेश जी पीडीए चिल्लाते हैं, इस पीडीए का 27 में आपके पास क्या जवाब है, या क्या ऐसी आपकी तिलिस्म की छड़ी छुपी हुई है जो 27 में फिर एक बार, तीसरी बार आप सरकार बना लेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडों, माफियाओं, आतंकवादियों से निजात दिलाई है। पहला काम तो ये हुआ कि गुंडे, माफिया सब या तो 4 फीट नीचे चले गए, दफन हो गए, या नरक में चले गए, या तो जहन्नुम में या जेल में। हाँ, नरक में चले गए, ठीक है ना। गुंडे माफिया खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज भी जब समाजवादी पार्टी फुदकती है तो गली गली में गुंडे निकल आते हैं। समाजवादी पार्टी जब थोड़ा सा आह्वान करती है तो चौराहों पे निकलना मुश्किल हो जाता है सब भ्रांत लोगों का। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योगी जी ने, मोदी जी ने जो काम किया है, उसको अखिलेश यादव जी और बसपा की सरकार, कांग्रेस सरकार मिलके 100-150 साल में नहीं कर पाती। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक तपस्वी की बात योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सेवा करें। कौन योगी जी को छोड़ना चाहेगा भाई? जिस मुख्यमंत्री ने अपने पिता के निधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मार्ग चुना। कोविड का काल था, पिताजी का देहांत हुआ था, कोई भी होता भाग के चला जाता, पर मुख्यमंत्री जी ने यहीं से पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो ये अफसर हमारे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, तो उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं रखेगी, इसलिए यहाँ रह के उन्होंने सेवा की है। एक तपस्वी की बात, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे कौन ऐसे तपस्वियों को छोड़ना चाहेगा? और इनके लिए जो परिवार के लिए लूटते हैं, इनके लिए जिनके गली गली में जिनके पास गुंडे हैं, उनके लिए कोई मोदी और योगी जी को खोना चाहेगा?
तो ठीक है, अपना काम है, राजनीति करें, विपक्ष को 27 में योगी जी के चेहरे प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है सलम त्रिपाठी जी का। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। तो जो आपने सुना कि किस तरीके से बड़े आरोप लगाए गए और कहा कि सिर्फ वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, और अच्छी बात है, वो उनका काम भी है, उन्हें राजनीति करने दिया जाए। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यश भारती जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अखिलेश यादव ने कल अपने कार्यालय में 2 कलाकारों को बुलाया, जो एक हनुमान के भेष में थे और दूसरे राम के, और 51 हजार रुपए उन्हें दिए और कहा कि ये चंदा नहीं है, ये भेंट है हमारी तरफ से। और वहीं से अपील की कि राम मंदिर में लोग चंदा चढ़ाना या चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें। जी हेलो। जी दिनेश जी, हेलो। देखिए, जो अखिलेश यादव ने जो ये ड्रामा किया है, सनातन धर्म का जो अपमान किया है, दिल्ली में लोगों ने किया था, सनातन धर्म का अपमान किया था। राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने कोई 1 रुपया कभी चंदा नहीं दिया। आज 51 हजार रुपए देने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं समाज को। और ये वही हैं, इनके पिता जो है अयोध्या की गलियों में जो है राम भक्तों निहत्थों पर गोली चलवाई थी, जो राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, अब पूरा अयोध्या लाल हो गया था, सरजू की नदी लाल हो गई थी। आज वो राम की बात कर रहे हैं, हनुमान की बात कर रहे हैं, यह इनके शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो इनकी ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की पहचान ही है। अगर किसी आज भी देखते होंगे, जब गली गली में कोई थोड़ा सा खुद जाते हैं समाजवादी के लोग, तो गुंडे के रूप में उभर आते हैं। इन्होंने कभी सनातन पर काम नहीं किया है, इन्होंने तो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की है। अपनी सरकार में जब इनकी सरकार थी, तो ये मस्जिद के जो है वो बाउंड्री, जो क्या बोलते हैं, जो इनके मजार होते थे, उसकी बाउंड्री का काम करते थे। मंदिरों पर तो कभी इन्होंने काम ही नहीं किया, कभी 1 रुपया नहीं दिया सरकार को, सरकार की तरफ से भी नहीं दिया, और न कभी इन्होंने दान दिया, और न राम मंदिर के दर्शन करने दिए। यह तो एक दिखावा है, और उत्तर प्रदेश की जो हिंदू जनता है वो देख रही है, इनको करारा जवाब मिलेगा। सनातन का अपमान उत्तर प्रदेश नहीं सहेगा। ठीक है, यश भारती जी, सनातन का अपमान प्रदेश नहीं सहेगा, और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी की जो पहचान है वो ही इसी से है कि ये सनातन विरोधी है, राम विरोधी हैं। सौम्या जी, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन को इतना कमजोर समझ के रखा है कि उसका कोई भी अपमान कर देगा। असल में अपमान ये करते हैं, इसीलिए इनको जल्दी अपमान लगता है। राष्ट्र का अपमान ये करते हैं, इसीलिए इनको जल्दी अपमान राष्ट्र का लगता है। सम्मान करने का कोई रास्ता इनके पास नहीं है, कोई तरीका है। कदम कदम पे अपमान करने का काम ये करते हैं। प्रभु राम को छोटा दिखा के मोदी जी को बड़ा दिखाना, ये इनके कुकृत्य हैं। हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा करके नितिन नवीन के सामने नचवाना, प्रभु हनुमान जी की पतंग बना करके मोदी जी द्वारा उड़वाना। डॉक्टर मोहन यादव जी जब अपने गृह जिले में पहली बार आए उज्जैन के अंदर, तो क्रेन से हनुमान जी के रूप को लटका करके ऊपर हवा में घुमाना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन हम मूल विषय से भागेंगे नहीं, इनको भागने भी नहीं देंगे। चढ़ावा चोर चोरी कर रहा है, उसको पकड़े जाना है, उसको सजा मिलना है, और हम सजा दिलवा के रखेंगे। ये भागने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे प्रभु राम के चढ़ावा चोरों को। अनर्गल आरोप लग के, अनर्गल बातें करके हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, हम चढ़ावा चोर को पकड़वा के रहेंगे। ये बचाने का काम कर रहे हैं, हम पकड़वाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई बस इतनी। अब जनता देख रही है कि चोर को बचाना है या चोरी करने वाले को भी बचाना है। घबराहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही है कि ये चोर जो सौतेले भाई हैं, चप्पल चोरों को पकड़ के बड़े चोरों को बचाने का जो धंधा भारतीय जनता पार्टी ने करके रखा है, वो एक्सपोज हो चुका है। वो घबराहट, वो बौखलाहट है, इसीलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं।
ये कह रहे थे अभी श्रद्धेय नेताजी का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ उन्हीं के काम थे जिसके कारण यही भारतीय जनता पार्टी जो उनको इतना बदनाम करती है उसके बाद भी देश का सर्वोच्च सम्मान देने पे मजबूर होना पड़ा इनको। क्या मजबूरी थी? उन्होंने काम किया, जनता के हित के लिए काम किया, देश को उन्नति दी, प्रदेश को उन्नति दी, इसी कारण ये मजबूर हुए। नहीं तो इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा तो कहीं मेल खाती ही नहीं। ये मजबूरी तो ये बताएंगे। ये कह रहे गोली चलाई प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से कोई बात नहीं आई गोली की। जैसे कि इनके नेता सदन के अंदर भी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री आदेशित नहीं करता पुलिस को, ये मजिस्ट्रेट और एडीएम डीएम करते हैं निर्णय। क्या इतना भी नहीं पता राजनीति करने वालों को? ये शब्द थे इनके मंत्री के सदन के अंदर। तो अब इनको इतना भी नहीं पता। हालांकि मुझे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रवक्ताओं को भंग कर दिया। क्या कोई प्रवक्ता है नहीं मुख्य प्रवक्ता के अलावा? आपको भेष बदल के आपको धोखा दे, जनता को धोखा दे के प्रवक्ता तो उनकी बातों को क्या गंभीरता से ले? यश भारती जी, देखिए अभी अगर थोड़ा पीछे जो घटनाक्रम है उनको रिकॉल किया जाए तो बड़े मंगल पर अखिलेश यादव भंडारा करवाते हैं, वितरण करने पहुंचते हैं। उसके बाद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि सनातन ही समाजवाद है। उसके बाद इतनी बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराना और अभी अपने कार्यालय में कलाकारों को बुलाकर सम्मानित करना, उनको 51 हजार रुपए देना। तो क्या अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है या वो समझ चुके हैं कि 27 की कुर्सी पर अगर काबिज होना है तो अपनी राजनीतिक पैटर्न को थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा? सौम्या जी, मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिनको आंखें होते हुए भी जो नैनसुख बनने की कोशिश करें, या कुछ और मैं शब्द कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आंखें हैं सबके पास, बुद्धि है सबके पास, प्रभु राम ने दी है, ईश्वर ने दी है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। श्रद्धेय नेताजी पहलवान थे, ये सबको पता है। हनुमान जी की पूजा करके आगे बढ़ता है हर पहलवान, श्रद्धा रखता है। और सफाई में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लगाई गई, उसकी पूजा होती है। सफाई महोत्सव जिसको बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसकी शुरुआत प्रभु हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद ही होती है। कौन क्या करता है? आप घर में पूजा करती है लेकिन आप स्टूडियो में लाके थोड़ी दिखाती है कि मैं क्या करके आई हूँ, मैं कहाँ पूजा करके आई। आपने नवरात्र में व्रत रखे, जन्माष्टमी पे रखे, शिवरात्रि पे रखे, कब रखे, गणेश जी के गणेश चतुर्थी पे रखे, कब रखे, कब नहीं रखे, कब किनका पूजा किया, कब किनके लिए अर्चना करी, क्या आपने काम किया, या आप बताने थोड़े निकलते। ये तो काम बताना क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि प्रचार प्रसार करें कि आज हमने पानी नहीं पिया प्रभु राम के नाम पे, आज हमने जल त्याग दिया प्रभु हनुमान के नाम पे। तो ये ढोंग ढकोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये निजी आस्था और विश्वास का काम है, आदमी निजी अपने लिए करता है, प्रभु में भक्ति रखता है, वो निजी तौर पे करता है। उसका ढूंढ ढकोसला कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं करता। इन्होंने सनातन को और राष्ट्र को इतना कमजोर करने का काम किया कि पल पल में उसके बिखरने की बात करने लगते हैं। मजबूत सनातन है, मजबूत राष्ट्र है, और पूरी मजबूती के साथ अब विपक्ष खड़े हुए हैं इन चोरों को चोरी की सजा दिलाने के। ठीक है। और जो इन चोरों को बचा रहा है उन चोरों को भी सजा दिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। संदीप मिश्रा जी, अभी आपने सुना दिनेश जी को भी और यश जी को भी। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये वही लोग हैं, जनता इनको एक बार फिर से पहचान ले, जिन्होंने कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाई। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी उस बात को लेकर आज भी अडिग है, वो उसी तरीके से बयानबाजी करते हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें चिंता है और अगर हमारी सरकार आती है तो हम दोबारा से राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और तब जाएंगे। अब अखिलेश यादव कलाकारों को बुलाते हैं जो राम के भेष में है, हनुमान के भेष में है। तो ये जो बदलता पैटर्न देख रहे हैं सोम्या जी, ये कब बोला कि दोबारा मंदिर बनवाएंगे? वहां पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे, वहां पर एक और मंदिर का निर्माण करेंगे, ये बोला है अखिलेश यादव ने। और क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव राम मंदिर के लिए गए नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल आपको बाइट भी दिखाएंगे। तब तक संदीप जी के मैं पास जाना चाहूंगी, तब तक वो बोल लें। जी देखिए सौम्या जी, आप उस बात को समझ गई जो करना चाह रहे हैं, खासकर सपा के लोग। जी परसों घटना हुई जिसमें जूते चप्पल पहन करके
और जिस तरह से साधुओं का अपमान किया गया और उसके बाद जिस तरह से समाज में प्रतिक्रिया आई, जगह जगह पे FIR हुई, थानों में कंप्लेन दी गई और फिर साधु समाज पप्पू यादव के घर पर चला गया धरना देने के लिए। इन सब से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर एक सर्टिफिकेट लग जाएगा कि भाई हम सनातन विरोधी हैं। और इसीलिए आज गोपाल चाचा के जो है सुर बदले हुए हैं। राम गोपाल चाचा के सुर इस तरह बदल गए जैसे एकदम 360 डिग्री कोई घूम जाए या 180 डिग्री घूम जाए। तो इस तरह से आज वो कह रहे हैं भाई साधु संत समाज को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये गलत हुआ जो कुछ हुआ। तो इतने जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके पीछे दो कारण है। एक तो संत समाज ने जिस तरह से विरोध किया, दूसरा सनातन समाज के लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, और तीसरी बात जो हकीकत है कि आज समाजवादी पार्टी एक मजहब और एक जाति की पार्टी बनकर के रह गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जी 2 बार से जीत रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो OBC समाज की है, जो कभी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोटर हुआ करता था और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहता था। आज की स्थिति क्या है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा समाज है वह अपने आप को योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है ज्यादा सुरक्षित पा रहा है और आने वाले समय में इस सब चीजों का खौफ उन्हें साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए शायद वह किसी भी स्थिति में यह नहीं दिखाना चाहते कि हम सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और इसीलिए अपना ये स्टेटमेंट रामगोपाल चाचा ने बदला है, या कहिए कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड से किनारा कर लिया है पप्पू यादव के बातों से। तो पूरी बात समझ में आ रही है, ये सब सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान से किया जा रहा है। दूसरी बात जो राम पर आपने कहा, राम पर स्थिति स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की, NDA की, तो बिल्कुल कि जब कहा जाता है मंच से प्रधानमंत्री के द्वारा राम राष्ट्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा जाता है कि राम राष्ट्र है, तो मतलब राम हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों कड़ियों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक हमारे परिवारों का बंधन राम से निर्धारित होता है कि भाइयों और परिवार के साथ संबंध करना कैसा होना चाहिए। आर्थिक इसलिए कि अर्थव्यवस्था देखिए, अयोध्या की अर्थव्यवस्था कैसे बदली है, खासकर राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद, और वहां पर जिस तरह से पूरे भारत और विश्व से पर्यटन का विकास हुआ है। तो तीसरी जो राजनीतिक बात आ जाती है, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए, तो यह लोग अपना स्टैंड बदल रहे हैं। अगर आप साफ साफ कह रहे थे कि भाई हम मस्जिद के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो अभी तक समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन क्यों नहीं करते कि जो जमीन मिली हुई है मुस्लिमों को उस पे मस्जिद की डेवलपमेंट कहां तक हुई, उसका विकास कहां तक हुआ, इस मुद्दे पे भी चर्चा करनी चाहिए। और सलाम मणि जी ने तो बहुत जिम्मेदारी से कई मुद्दे उठाए, उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक भी शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है कि उस पर भी बोलना चाहिए, पहलगाम वाले हमले पर भी उनको टिप्पणी करनी चाहिए यश जी को जो है। जी जी यश भारती जी, देखिए सवाल बहुत सारे उठाए गए हैं, उसका मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें, और जी जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जी का सारा विश्लेषण विपक्ष पे आया। सत्ता सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं लग पाई कि चोरों का क्या होगा। चप्पल चोर को पकड़ के बड़े चोरों को बचाने का जो रास्ता उन्होंने निकाला, संदीप मिश्रा जी उनके साथ हो लिए। ठीक है, प्रभु राम ने हमको आशीर्वाद दिया, 2024 में आगे भी मिलेगा, और इनको दंड मिला है, आगे भी मिलेगा। सारी चीजें प्रभु देख रहे हैं। जिन प्रभु के चरणों में जाने के लिए ढोंग ढकोसले करते थे, वहां से किस तरीके से चरणों से लात मिली, जिस चरणों से इन्होंने चढ़ावा चोरी का काम किया। क्योंकि एक दिन में घटना नहीं घटी, काफी दिन से चल रही थी। अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार, अगर ध्वज का कार्यक्रम हुआ उसमें भ्रष्टाचार, 7 लाख के फूल लगा करके 17 लाख बता देना, यह भ्रष्टाचार ये दिखाई नहीं देगा। ना किसी विश्लेषक को दिखाई देगा, ना किसी और को दिखाओ। जिसको नहीं दिखाई दे रहा, प्रभु को तो दिखाई दे रहा है। बड़े आस्थावान है, सनातनी होने की बात करते हैं, तो प्रभु राम पे विश्वास भी होगा और कड़े दंड और कड़े चीजें मिलेंगी, जो भले ही भारत देश के संविधान और कानून में ना मिल पाए, लेकिन प्रभु राम की, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में जो दम होती है, आवाज नहीं होती है, वो चीजें देखने को मिलेगी। सवाल जो शलभ मणि त्रिपाठी जी को लेकर के कर रहे थे, कौन सी बात शलभ मणि त्रिपाठी जी कर रहे थे? आपके जो महोदय पत्रकार जो बोल रहे थे उसी में हाँ 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 कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि आपके जो एंकर महोदय शायद वो शलभ मणि त्रिपाठी, वो तो केवल हाँ हाँ करने का काम कर रहे थे। दोबारा इंटरव्यू देख लीजिएगा। तो कौन शलभ मणि त्रिपाठी और किस भूमिका में था, ये सबने देखा है, दर्शकों ने देखा है, दर्शक तय कर चुके हैं। ये जो मीडिया गोदी में बैठने का काम करता है, सत्ता से सवाल पूछने की जगह सत्ता की गोदी में बैठ जाता है, और इससे देश की हानि, प्रदेश की हानि, जनता की हानि होती है।
और जनता उस अपनी हानि का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा जंतर मंतर में जिस तरीके से बाइकआउट हुआ, जिस तरीके से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे, सारी चीजें देखी। और ये एक हठधर्मी वाली सरकार, तानाशाही सरकार भी बच्चों के आगे झुक गई, देश के आगे झुक गई। जो झुकना नहीं चाहती थी, जो कहती थी इस्तीफे नहीं होते हैं, आगे भी झुकेगी। इस्तीफा हुआ ना, यस जी, इस्तीफा हुआ और नया कानून भी बन गया है, अब कड़ा कानून बन गया, उसका भी विरोध हुआ, विपक्ष ने उसका भी विरोध किया, उस पर भी शांति नहीं बढ़ती। तो मतलब अगर इस्तीफा ना होता तो आप लोग कहते कि सरकार नहीं इस्तीफा दे रही, बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सौम्या बहन, एक सवाल में संदीप जी का सवाल ले लीजिए और आप ही से एक साथ जवाब दीजिए। मैं ले लेता हूं, मैं उनका जवाब ले लूंगा, सवाल ले लूंगा, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। इस्तीफा जो हुआ बड़ा प्यार से हुआ 36 दिन बाद, और उसके बाद जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे हो गए। बच्चों के ऊपर से मुकदमे वापस होने तो हो गए, जो बच्चों ने जान दी उनको जो सम्मान देना था, जो राशि देना था, जो बात हुई थी वो हो गई। तो ये तो वादा खिलाफी वाली सरकार है, वादा खिलाफी करेगी, बच्चों से भी करेगी, बड़ों से भी करेगी, राम भक्तों से भी करेगी, राष्ट्र भक्तों से भी करेगी। इनका काम तो केवल चोरी करना है। संदीप जी। नहीं, मैं यश भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया आप कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि बच्चों को माफ न किया जाए, उनको फांसी लटका दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए? समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दे, प्रधानमंत्री अगर माफ न करें तो करें क्या? आप बता दीजिए, सजेशन दे दीजिए, लाइव डिबेट में आप सजेशन दे दीजिए, क्या करें प्रधानमंत्री? सवाल हो गया, उनको जेल भेज दें? हो गया, सवाल हो गया आपका? जी, सवाल हो गया आपका? हाँ, हो गया। 36 दिन बाद जब ये बात हुई कि बच्चों से मुकदमे पॉइंटेड सवाल है ना, क्या करें प्रधानमंत्री? पॉइंटेड क्वेश्चन है आपसे कि प्रधानमंत्री क्या करें, माफ ना करें तो क्या करें? अच्छा संदीप जी, अगर आपने सवाल कर लिया, माफ के अलावा प्रधानमंत्री के पास क्या बच्चों सवाल कर लिया ना, सवाल आपने कर लिया ना, सवाल आपने कर लिया ना, सवाल की जवाब करना आपको भाषण देना, जवाब देंगे आपको सवाल करना है कि भाषण देना है? तो जवाब सुनिए फिर। जवाब तो यश जी वो कह रहे हैं कि एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए, उपाय बताइए, ऑप्शन दीजिए। क्या करें? उपाय बता रहा हूँ, नियत बता रहा हूँ। अगर जवाब नहीं सुनना है तो सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। अगर सवाल पूछा तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपकी सूट के हिसाब से नहीं हो कि यस नो और एक लाइन में जवाब मिलेगा, जवाब सुनिए उस चीज का। जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया, माफ को बच्चों ने गलती क्या की थी? जो नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गाली देते हैं। उनको कौन सी सजा दे दी उन्होंने दतिया उपचुनाव के दौरान? जो बच्चों को आप सजा देने की बात कर रहे हो, बच्चों ने अपने हक अधिकार की आवाज उठाई, ये उनकी गलती है, आप उस पर सजा दिलाना चाहते हो बच्चों को? दूसरी बात, आप जो आगे बात बढ़ा रहे हैं, मैंने ये कहा कि अगले कुछ दिनों बाद ही बिहार में AK-47 लेकर के गोली चलाई जा रही है। ये वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों से। जो आप कह रहे हैं बच्चों को माफ नहीं, ये माफी देने का तरीका है कि AK-47 से आप गोली चलाओगे? दिल्ली में पैलेट गन से गोली चलाई आपने, आंसू गैस के गोले चलाए, लाठीचार्ज किया, लाठियों में कीले लगा लगा करके आपने मारा बच्चों को। और जब आपसे सवाल किया जाता है कि किसके कहने पे किया, कौन है, उसको दोषी को सजा दीजिए, तो आप सदन से भागने का काम करोगे। आपके ये सवाल है तो सुनिए जवाब और करिए सत्ता से सवाल, लेकिन आप सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। सरकार के साथ है ना, चोरों के साथ है, और कानून में चोरों का साथ देने वाला भी चोर ही रहता है। चोरी का धन अगर गाड़ी में रखा है तो गाड़ी भी चोरी में सम्मिलितता पाई जाती है, घर में रखा है तो उस घर की भी सम्मिलितता रहती है, और उसको बचाने वाले भी चोर ही कहलाते हैं। दिनेश जी, यश जी लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। ये तो मुख्यमंत्री जब अपना अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री जी पहले तो इनसे ये पूछ लीजिए, तो पहले चोरी किया था, नल की चोरी कौन किया था? अरे भाई पहले मेरी बात सुन लो, आप भी सुन लो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रवक्ता नहीं है वो प्रवक्ता लिख करके अगर दुनिया को, देश को, अरे आप जवाब सुन लीजिए, आप सुनो ना, जवाब सुनिए जी, जवाब सुनिए। भाई जैसे संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आए हैं, गुंडरी के बल पर राजनीतिक विश्लेषक तो मान रहे हैं ना अपने आप को।
ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। वैसे आप प्रवक्ता हैं, भाजपा ने आपको क्या प्रवक्ता घोषित किया है क्या? जानता है यश जी, दूसरे का भी तो जवाब सुनिए। आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको पसंद नहीं आता, आप सुन लीजिए ना। जब मैं झूठ बोल के चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये सवाल है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता घोषित किया है क्या? आपने माँ बहन ये जानना चाहता हूँ, ये हाँ ना बोले ना उस बात के लिए। काम किया है आपने, तो मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले ना ये कि प्रवक्ता नहीं होता, हटवा लीजिए प्रवक्ता का अपना। गलियों पर लाल किया है आपने। आप पहले हमारी बात तो सुनो। सोनिया जी, भाई साहब, यश जी, झूठ प्लीज लिखवाया जा रहा है कि सुनिए। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जी नहीं, जी नहीं, इस झूठ को सही करवाइए, इस झूठ को सही करवाइए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को भंग कर दिया है, फिर ये कैसे प्रवक्ता है? सुनिए इस जवाब, झूठ को सच बताइए। प्लीज। हम सवाल जवाब दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। आपका इतिहास है। यश भारती जी, फिर आपके बीच में कोई बोलेगा आपको पसंद नहीं आएगा, सुन लीजिए। 400 दंगे नहीं, मैं सौम्या जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप झूठों को क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हो? जब प्रवक्ता सारे कारखाने भाग है तो ये प्रवक्ता कैसे हो गए? कहीं भी ये बीच में बोलने वाली बात नहीं है, तो सच और झूठ की लड़ाई है। भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सुनिए उनकी बात, वो जवाब आपको दे रहे हैं। प्रवक्ता लिखेंगे, प्रवक्ता लिखेंगे, फिर तो संदीप मिश्रा जी को भी भाजपा राजनीतिक विश्लेषक लिखवा दीजिए। अरे आप कहने से लिखवा देंगे, आप कहने से नहीं, तो आपको प्रवक्ता कैसे लिख रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं। यही तो पार्टी ने आपको प्रवक्ता घोषित किया है, अब तो ये सवाल पूछ रहे हैं। यश जी, इस विषय में बात करेंगे, इस जवाब सुन लीजिए। किया आया ना बोलिए, जबरदस्ती गुंडा करना चाहते हैं। आया ना बोलिए ना। यश भारती जी, दर्शकों का समय मत खराब करिए। जो सवाल है उसका जवाब है हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। ये सवाल नहीं है यश जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस तरीके से माहौल मत खराब करिए और आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं और कोई बीच में जरा सी भी टिप्पणी कर देता है तो आपको पसंद नहीं आता। तो सुनिए, थोड़ा रुकिए। बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं आता कि झूठा बैनर लेकर के कोई वोट बैठे। आप मत तय करिए, आइए आप मत तय करिए। यश जी प्लीज, आप डिबेट नहीं होने दे रहे हैं, आप बड़ी सच्चे हो। आप बिल्कुल डिबेट नहीं होने दे रहे, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। झूठों के साथ हम नहीं बैठ सकते। आप झूठों की मंडली बना करके बैठिए। आप मत करो कि मक्कारों की मंडली बना के कहिए कि कार्यक्रम खराब हो रहा है। आपको झूठों को दिखाना है, आप प्रवक्ता बना के दिखाना चाहते हो, दिखाओ ऐसे झूठों को। यश जी, 2027 तक आपके पास जो भी मौके हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, उस मंच का बखूबी इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। सौम्या जी, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए नहीं, आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहकर एक्सपोज करिए। वो जब जवाब आपको जो दे रहा है उसको सुन लीजिए। भारत अपडेट भी सम्मिलित है क्या इस झूठ में? मुझे पता था अंत में समाजवादी पार्टी इसी पर उतर आएगी। यश जी, मुझे बिल्कुल पता था समाजवादी पार्टी अंत में इसी पर उतर आएगी। अब आपको पता है कि हमारे पैनल जो भी हमारी डिबेट होती है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति बैठता है और समाजवादी पार्टी जब ये सवाल उठाती है तो हम इसका जवाब देना बंद कर चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो आप चोर को लिख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आप किसी लफंगे को लिख लो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। हम तो नहीं बैठ पाएंगे भाई जब अधिकृत नहीं है और कोई कुछ भी झूठा नाम लिखेगा। सच के साथ बैठने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जवाब मिल रहा है ना यश भारती जी, जो आपके सवाल है उसका आपको जवाब मिल रहा है ना, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? उसके अलावा आपको क्या चाहिए? जवाब दे रहे ना, सुनिए तो। वो धैर्य के साथ आपकी बात सुन रहे थे। यहाँ धैर्य की बात ही नहीं है, या तो सच और झूठ की बात हो रही है। आप उनका साथ देना चाहती हैं। जो प्रवक्ता नहीं वो प्रवक्ता क्यों लिखेगा? योगी जी के डर के प्रवक्ता नहीं वो प्रवक्ता क्यों ये लिखेगा? हम तय करेंगे हमें किसको डिबेट में बैठाना है। नहीं सर, आप सिर्फ जवाब सुनिए और अपने मुद्दों को यहाँ पर उठाइए, अपने सवाल पूछिए। योगी जी को जनता ने आप पसंद किसको किया है। बैठाना चाहते हैं आप बैठाइए, आपका विशेष अधिकार है। लेकिन बीजेपी कोई सपा प्रवक्ता लिखेगा और वो सपा प्रवक्ता ना हो तो गलत बात है या सही बात है? वैसे ही दिनेश तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, तो प्रवक्ता लिख रहे हैं, झूठे नाम से आ रहे हैं, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। आप तय करेंगे झूठे नाम से आप बैठाएंगे क्या किसी को? आप उस झूठ में सम्मिलित होंगे क्या? चलिए दिनेश जी मेरा जवाब सवाल दीजिए। इतना सा है। बोल दीजिए, खूब बोल दीजिए, क्योंकि दिनेश जी जवाब दीजिए। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना कि भाजपा प्रवक्ता है। सर, इसके अलावा भी आप कुछ बात होने देंगे?
इसके अलावा कुछ बात होने देंगे कि मैं इसी में उलझती रहूं? ये प्रमुख बात है, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं ना, इसी बात पे क्यों नहीं आप क्लियर कर रही हैं? संदीप जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया। दिनेश जी, आप जवाब दीजिए, जो आपसे सवाल किया गया उसके जवाब दीजिए, जो आप पर आरोप लगे हैं उसको स्पष्ट कीजिए। हमारे पर मैंने क्या किया है? समाजवादी पार्टी ने चोरी की बात करी है, तो चोर खुद हैं, खुद चोर हैं, जी मेरा क्या सवाल है, खुद गुंडा है, जी क्या सवाल है, यही गुंडे हैं जो लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते, जवाब आपको दिलवाना है, चाहते सत्य से भागना, फिर से सवाल कर लीजिए आप यश जी। झूठ को आगे रखना, ये कम से कम 6 बार 8 बार कर चुका हूँ, 9वीं बार फिर कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रवक्ता नहीं बनाया, ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, ये हाँ और ना जवाब दें। ये झूठा बैनर लेके बीजेपी प्रवक्ता बनके आपके चैनल को गुमराह कर रहे हैं, संदीप जी, संदीप जी, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। यस जी, एक बात बताइए, प्रवक्ता है नहीं है या तो चैनल का प्रोरोगेटिव है, या चैनल डिसाइड करेगा किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना है। लेकिन जो सवाल एक आम नागरिक के तौर पर वह पूछ रहे हैं उसका जवाब आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो कह दीजिए हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस तरह टेक्निकलिटी में मत उलझाइए। टेक्निकलिटी में ही उलझा करके एक तरफ तो आप कहते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय गोली चलवाई हमने, उसका क्रेडिट हमको चाहिए, और जब दूसरी बात आपसे कही जाती तो आप कहते हैं कि भाई इस तरह से तो मुलायम सिंह को भी दोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई नेता तो आदेश देता नहीं गोली चलवाने के लिए। तो जब आपको कोई चीज पॉलिटिसाइज करनी है तो आप उसका बेनिफिट लेने के लिए छाती ठोकेंगे, और ऑन रिकॉर्ड है कि स्टेटमेंट दिया गया है सदन के अंदर कि अरे गोली चलवाई, एक गुंबद पे चढ़ गया, वो तो वहीं चिपक गया, वो तो चेप गया था वहीं पर, तो चेप गया था तो गोली चली थी, तो जब आपने चलवाई नहीं थी, चलाया था अधिकारी के आदेश पर, तो क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? सदन के अंदर वो बयान है। तो आप इस तरह से टेक्निकलिटी में उलझाने की कोशिश मत करिए। सीधी बात है, अगर जनता के सवाल हैं तभी कोई प्रवक्ता पूछता है या कोई नेता पूछता है किसी पार्टी के भी आप पे, अगर उसके जवाब आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि आप जवाब दें चाहे ना दें, जनता के पास बटन दबा के जवाब देने का विकल्प हमेशा होता है, और जब 27 आएगा तो उसमें वो बटन दबा के ही विकल्प सवाल का जवाब देंगे। ये टेक्निकलिटी से जनता को कोई मतलब नहीं है, वोटर को कोई मतलब नहीं है तकनीकी सवालों से कि कौन प्रवक्ता है कौन नहीं है। अगर सवाल उसको सूट करते हैं तो वह उसका जवाब चाहता है, और इसीलिए अगर आपके पास उसके जवाब है तो जनता को संतुष्ट करने का एक आपको मौका है चैनल के द्वारा, आप उसको सेटिस्फाई करिए जो है। संदीप जी जवाब दे दूं? संदीप जी जवाब दे दूं आपकी बात का? जी, मैं मौन भी हो गया हूं और अपना माइक भी बंद कर लिया हूं, तो आप खुशी से अपना पूरा जवाब दीजिए। सवाल ये उठता है, जब भेष बदल के रावण आता है और उसके अहंकार को हर साल जलाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है भविष्य तक कि यही अहंकार है और यही झूठा है मक्कार। ये झूठी और मक्कारी पे बात करना गुनाह हो गया है। जब चैनल में बैठे हैं, आप किस नाम किस उपनाम के साथ बैठे हैं और उसके साथ जब ईमानदारी नहीं करेंगे और हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं टेक्निकली, आप उसको टेक्निकली कहेंगे, बचाने के लिए रास्ता तलाशेंगे आप, और हम आपको रास्ता देना नहीं चाहते, हम तो चोर को पकड़ना चाहते हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं हम चोरों को छोड़ेंगे नहीं, हम चोरों को पकड़ेंगे, और यही पकड़ कर रहे हैं कि अगर आप प्रवक्ता हैं तो स्वागत है, लिखिए बीजेपी प्रवक्ता, नहीं है तो मत लिखिए ना, इसमें कौन सी गलत बात है? जो आप कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रवक्ता नहीं है तो मत लिखवाइए अपने नाम के साथ में प्रवक्ता, और बोलिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं नेता हूं, मैं गली का ये हूं। उसमें दिक्कत क्या है? अपनी सही पहचान के साथ काम कीजिए। लेकिन मैं कम से कम 12 बार पूछ चुका, जवाब देने की जगह आप भी बचाव में आ गए। हमने कहा चोरों को पकड़ना है तो चोरों को पकड़ने के कोई रास्ते नहीं है। हमने कहा बच्चों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसको पकड़ना है तो उन बच्चों को बचाने का कोई बात नहीं है, उल्टा हमसे रास्ता पूछ रहे हैं। हम तो रास्ता निकाल चुके। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शनिवार और इतवार अगर और रह जाता ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर वाला, ध्यान रखिए छोटे प्रधान की जगह बड़ा प्रधान का इस्तीफा होता तब ज्यादा मुश्किल हो जाती, और उसी से बचने के लिए छोटे प्रधान को इस्तीफा ले लिया। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिएगा और उसके बाद आखिरी में मैं दिनेश जी के पास आऊंगी। संदीप जी देखिए, जिस तरह से उस मामले में जांच चल रही है, अभी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से झारखंड से अरेस्ट हुई है, जिस तरह पश्चिम बंगाल से अरेस्ट हुई है, उस एंगल पर अगर हम बात करेंगे और आगे जब डॉट्स कनेक्ट होंगे तब शायद हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास उसके जवाब नहीं होंगे कि जो लोग वहां पर बैठे थे कैसे लोग थे, उनका क्रेडेंशियल क्या था।
एक छात्र आंदोलन जो विशुद्ध छात्र आंदोलन था, उसमें लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का विकल्प ढूंढा और उसमें कुत्सित प्रयास किया किसी तरह से, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सूझबूझ रही कि उन्होंने समय रहते इस स्थिति को भांप लिया कि इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व भी आ गए हैं, इसलिए इस मामले को जो है जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। और देखिए ये चीजें हुई, आखिर निकल के सामने आ रहा है ना, पाकिस्तान संदीप जी पाकिस्तान एंगल सामने आ गया। जी संदीप जी, जी ये राष्ट्र विरोधी लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से किस रास्ते से आए थे? इतने इनोसेंट मत बनिए भाई साहब, इतने नहीं, मैं तो इनोसेंट नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जब आज मीडिया से आज इनोसेंट तो आप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनोसेंट तो आप है भाई। इन सबसे जब लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इन सबसे हैंडलर अपने संदेश देने में सक्षम है, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। 400 से अधिक हैंडल्स जो है वो ब्लॉक किए गए जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। पाकिस्तानी हैंडल्स 400 से ऊपर ब्लॉक किए गए हैं। यश जी, पेपर लीक पर दोबारा पेपर करने अब पे नहीं बोलेंगे सोशल मीडिया साइट सौम्या जी, पर अब बंद कर सिद्धांत दिया बदल गया। जाएगा, अब सिद्धांत बदल जाएगा। अब पॉइंटेड सवाल आपने पूछ दिया, इधर उधर की बात करेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे। क्यों संदीप जी सुन नहीं पा रहे? संदीप जी सुन नहीं पा रहे? 400 हैंडल पे जवाब दीजिए। अरे क्या गजब, सवाल ही सवाल करते रहेंगे, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। वो 400 हैंडलर्स जो थे वो क्या सपा कार्यालय से चल रहे थे कि कांग्रेस कार्यालय से चल रहे थे? कैसे वो अंदर आ गए थे? कैसे उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी? कौन करेगा मॉनिटरिंग? ये साइबर ठगी जो होती है, अमिताभ बच्चन जी की रिंगटोन सुना कर मतलब तब तो आप इस बात के लिए दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए, आपको दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगा करके 2800 लोगों को जो फिल्टर करके निकाल लिया कि देश विरोधी एंटी नेशनल क्रिमिनल यहाँ पर शामिल हो गए हैं। तो इसके लिए तो दिल्ली पुलिस को फिर आपको सैल्यूट करना चाहिए कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेकर। और यश भारती जी, जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ कर दिया, तो बच्चों का अपराध क्या था? करके रबर की चप्पलें पहन करके पुलिस के साथ जो लाठीचार्ज कर रहे थे बच्चों पे, उनको भी पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने। ये कौन सा ड्रेस कोड होता है? दाढ़ी बड़ा हुआ, रबर की चप्पल पहना हुआ, ये दिल्ली पुलिस का ड्रेस कोड है जो लाठीचार्ज हो रहा था बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस के साथ में। उन एफएसआर कैमरों में वो भी पकड़े गए हैं। कोई एक आध नाम बता दीजिएगा। इनोसेंट संदीप जी। यश जी, नहीं देखिए, यह जांच का विषय है, यह सब तो जांच का विषय है जी, जांच में निकल के आएगी चीजें जो है। अभी तो आपने प्रमाण दे दिया, 400 रखिए, छोटा सा धरना अभी खत्म, चप्पल चोरों को पकड़ लिया गया है। आप जो सोच रहे हैं इस्तीफा दिलवा लिया बल्ले बल्ले हमारी हो गई, इस्तीफा दिलवाने से बल्ले बल्ले नहीं हुई है। अभी आपको बहुत सारे इस्तीफे से बचा लिया बड़े प्रधान को। कह रहा हूँ आप जैसे लोगों ने बड़े प्रधान को इस्तीफा देने से बचा लिया संदीप जी। जो भी लोग उसमें आपने बच्चों को मारा, आप ही जैसों के बच्चे हैं जो जंतर मंतर पे गए थे, उनके आप ही जैसों के संदीप जी आप ही जैसों के बच्चे थे जो जंतर मंतर पे गए और बता रहे थे कि हमारे पापा भाजपाई हैं और हमारे लिए कैसा विषैला बातें करते हैं। वो सब आप ही की बिरादरी के बच्चे थे और वो बता रहे थे कैसा आप जाति पे आ गए, जातिवादी पार्टी। जात की तो मैंने बात नहीं की, मैं तो जहर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है, आपको जाति से मतलब है, एक मजहब से मतलब है। आप कभी सोच ही नहीं सकते सबको लेकर के। आखिर आप ठीक है, देखिए समय की कमी है उस मामले को छोड़कर। ठीक है, चल ही नहीं सकते यश जी, देखिए समय की कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल जरूर लेना चाहूंगी। यश जी आखिरी सवाल इसलिए, और ठीक है समय की कमी इसलिए ये जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अब समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है कि सदन के अंदर भी उठाया जाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, इसको आप कहां तक लेके जाएंगे? आप इसका कहां अंत होगा? आपकी क्या प्रमुख मांग है? जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये कहा था, छात्रों ने भी कि हमें चाहिए, विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उस मामले पे अब आगे की जांच चल रही है। लेकिन ये चंदा चोरी का मामला कहां तक जाएगा? क्योंकि जांच तो यहां पर भी चल रही है। देखिए, चोर और चोर को बचाने वाले लोग
कौन? जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि चोरी की रकम जहां रखी जाएगी उसको भी पकड़ना है, जो उसको बचा रहे थे उनको भी पकड़ना है, और इनको पकड़वाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं चौथी बार आपकी डिबेट में बोल रहा हूँ ये वाली बात, और मैं आपसे चौथी बार ये पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से कौन है? सवाल का जवाब वही कर आपके चौथी बार मैं भी आपसे पूछ रही हूँ वो लोग कौन है जिनके बारे में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है लेकिन वो नाम नहीं बता रही है। नहीं, जो जांच करके सीना ठोकने वाली बात कर रहे हैं, चप्पल चोरों को पकड़ के, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि चढ़ावा चोरी हुआ तो सबसे पहले सीना ठोक करके जो लोग आगे आए थे और बाद में उनके इस्तीफे की नौटंकी हो रही है, वो सब लोग कौन है? तो भाई जिनके पास हिसाब किताब था, जिनके पास निगरानी थी, तो एसआईटी तो कह रही कि उनका कोई दोष नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में उनका नाम सामने नहीं आया है, तो हम किसकी बात माने? समाजवादी पार्टी की बात माने, जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसकी बात माने, किसकी बात माने? सौम्या जी, 40 दिन में 70 बार कैमरों के सामने चोरी हुई और चोरी कैमरे की निगरानी करने वाला कैसे बरी हो जाएगा? जिसका काम कैमरों में निगरानी रखना था, अगर वो नहीं पकड़ पाया 40 दिन में 70 बार चोरी, तो उसकी सम्मिलितता नहीं होगी। ठीक है, ये क्यों ना माना जाए कि वो भी भागी ठीक है। दिनेश तिवारी जी, इस बात का जवाब तो आप ही दे पाएंगे। जो यश भारती जी आरोप लगा रहे हैं और अभी सदन के बाहर भी हमने पूरा नाटक देखा कि किस तरीके से, तो इसका आखिरी में जवाब दीजिए 10 सेकंड में। देखिए, सरकार ने आगे बढ़कर एसआईटी गठित किया है, जांच चल रही है। जो कर्मचारी चोरी किए हैं वो जेल जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह चुके हैं, सरकार भी कह चुकी है, और ये समाजवादी पार्टी अगर आप बतावे कौन है, आप बताओ ना कौन है, आप जानते हो तो बताओ, आइए जांच में, जो जांच कमेटी जांच कर रही है लाइए, वहां साक्ष्य मार दीजिए और कानून अपना काम करेगा। योगी जी की सरकार है, कानून का मॉडल है, यहाँ पर योगी मॉडल है, योगी मॉडल में कोई बच नहीं सकता, बड़ा से बड़ा अपराधी होगा वो भी नहीं बच सकता, और ये सरकार का संकल्प है। बाकी जो कर्मचारियों ने चोरी किया है वो दंडित होंगे। चलिए, दिनेश तिवारी जी, यश भारती जी, संदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी आपने यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे, और 2027 में अखिलेश यादव किस तरीके की राजनीति की प्लानिंग कर रहे हैं उस पर चर्चा हो रही थी। और अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में कलाकारों को बुलाया जो राम के स्वरूप में थे, हनुमान के स्वरूप में थे, उनको 51 हजार रुपए दिए गए और उसे एक भेंट बताया गया, और यहाँ पर चंदा चोरी मामले को तूल देने की कोशिश की गई और राजनीति करने की कोशिश की। चलिए आपको सीधे पंजाब लेकर के चलते हैं, 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र है। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ। ਨॉट ओनली दिस सर, 19 जुलाई ਨੂੰ ਸਰ एक एग्जाम ਹੁੰਦਾ सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, डिजिटली, वर्बली किसी तरीके भी इम्तिहान जे अगर 1-2 बजे शुरू होना, अगर उस तो पहला पेपर बाहर जाता है या सवाल बाहर जाते हैं, इट इज़ अ लीक। इनू लीक कहते हैं। चीटिंग में 2 बजे पेपर शुरू हो गया, 2:05 हो गए सर, किसी माध्यम के ना ही, अगेन फिजिकली, डिजिटली, अगर उसके कोई हेल्प है वो चीटिंग है। उस दिन सर आ फोटोज है सर, आ सारा कुछ सर। अच्छा, मैं फिर रिसर्च करता यूट्यूब पे सर, सर्च करो हाउ टू डू चीटिंग, ये सारा कुछ आ जाता सर। एक मोबाइल फोन है सस्ता जिहा है कचोडा K33, ये इन्ना छोटा है सर, उहदी भी उहदी स्क्रीन हटाती, उहदे स्पीकर हटाते ते उहनूं ताकि वो मैटल डिटेक्ट ना होवे। फिर उहदे भी टेपिंग की, काली टेप मोटी चढ़ा दी। तो सर बिल्कुल 2 इंची छोटा है फोन। किसी ने सर अपने अंडरगारमेंट्स पा ले, किसी ने दस्तार च लको ले। उस तो बाद सर जो हेयरिंग डिवाइस है वो आ वाला सर, जैपनीज डिवाइस है सर। ये सर यानी आम अखां नाल तुसीं देख ही नहीं सकते, इहनूं कड्ढण लई भी जो सर्जिकल चिमटा हुंदा है दैट इज रिक्वायर्ड सर। इस माध्यम कित्थों दा गैंग सी? अच्छा, वो हरियाणे का गैंग सर।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਚੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ caught red handed ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਐਡੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2022 ਚ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ PPSC ਤੇ PSSB ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੈਮਰਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਹਰ एग्जाम 'ਚ जो वर्त रहे नहीं हो। और इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।